Bismillahirrahmanirrahim, students. Welcome to Rigorous Mathematics. You are watching my channel, Rigorous Mathematics by Professor Usman Ahmed Mansoor. Students, as you know that the lecture series of function analysis is in progress, and as a result we have studied 7 lectures before this one, in which we have defined the concept of norm space and then talk about the binary operations of the norm space, because every norm space is a vector space as well. So when you talk about vector space, there are some binary operations as well. So today we are talking about some examples of norm space. जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने देखा, हमने 2 एग्जांपल्स देखी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स ओवर आर भी एक नॉर्म स्पेस बनती है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी एक नॉर्म बनती है. ठीक है, नॉर्म स्पेस बनती है. उन दोनों नॉर्म्स को हमने कैसे डिफाइन किया था? मॉडुलस के थ्रू. आज हम थोड़ा सा अपना क्राइटेरिया आगे बढ़ाते हैं, अपने दायरेकार को आगे बढ़ाते हैं और थोड़े से बड़े डिफरेंट सेट्स की तरफ जाते हैं. हमने आर और सी की तो बात कर ली. अब हम बात करते हैं जरा आर एन, यानी कि एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जो होती है, इसको यूक्लिडियन एन स्पेस या यूक्लिडियन एन वेक्टर स्पेस भी कहा जाता है. इसकी डायमेंशन एन होती है और डायमेंशन वेक्टर स्पेस में जैसे लेते हैं, हमें वो पता है सारी बातें. बहरहाल यहां पर हमने क्या साबित करना है कि वो जो वेक्टर स्पेस के अंदर आप आर एन पढ़ते हैं और आर एन के ऊपर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होती है, तो वो वाली वेक्टर स्पेस एक नॉर्म स्पेस भी बनाती है. और वो कैसे डिफाइन की जाएगी? वो फंक्शन जो उसके ऊपर नॉर्म देगा वो कैसे है कि आर एन के अंदर जो वेक्टर्स हैं, क्योंकि जाहिर है वेक्टर स्पेस है तो अब उसके एलिमेंट्स को वेक्टर्स क्या कहा जा सकता है, वो बेसिकली एन ट्यूपल्स की फॉर्म में है. और ये आंसर कैसे दे रहा है ये फंक्शन? उन सब की मॉडुलस के स्क्वायर्स का अंडर रूट. यानी बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, जब ये फंक्शन अप्लाई हो रहा है इस एन ट्यूपल पे, तो ये क्या दे रहा है? x1 मॉडुलस स्क्वायर, x2 मॉडुलस स्क्वायर प्लस अप टू प्लस xn मॉडुलस स्क्वायर और दैट्स इट. ठीक है, इसका यही मतलब निकलेगा ना. आप इसको समेशन में लिख सकते हैं और इसका क्या है, इन सब के स्क्वायर्स को ऐड करके ऊपर अंडर रूट लेना है. आपने क्या साबित करना है यहां पर कि ये जो फंक्शन है ये नॉर्म की 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है. जाहिर है ये एक रियल नंबर आंसर होगा, तो ये फंक्शन जस्टिफाइड है. ठीक है, और अब हम 3 कंडीशन की तरफ चलते हैं. कंडीशन नंबर 1, तो कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर ले लें, लेट x बिलोंग्स टू Rn, देन वो फंक्शन जब अप्लाई किया जाएगा इट विल गिव्स यू कि वो इस ट्यूपल पे अप्लाई हो रहा है, बिकॉज x इज अ ट्यूपल, इज अ n ट्यूपल. ठीक है, इट इज अ n ट्यूपल. Okay, which is equals to what? x1 square, x2 square plus up to plus xn to the square. ये मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा? मॉडुलस वैसे ही एक पॉजिटिव चीज होती है, नॉन नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर करके पॉजिटिविटी मजीद अचीव होगी. पॉजिटिव्स ऐड हो रहे हैं और फिर ऊपर पॉजिटिव स्क्वायर रूट मौजूद है. इट मींस दिस टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. नेक्स्ट इसमें आप क्या साबित करेंगे? कंडीशन 1 ही आगे चलेगी. कंडीशन 1 को आगे लेके चलते हैं. एंड नॉर्म, सॉरी अभी नॉर्म नहीं कहना, ये फंक्शन जब 0 के बराबर आंसर देगा तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये है कि इस ट्यूपल पे अप्लाई होकर ये 0 दे रहा है. और इसकी डेफिनेशन क्या है इस फंक्शन की? वो तो ये लिखी गई है, मॉड x1 स्क्वायर मॉड x2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस मॉड xn का स्क्वायर स्टूडेंट्स 0 के बराबर है. इफ एंड ओनली किसी भी चीज का स्क्वायर रूट कब 0 होता है स्टूडेंट्स? जब उसके अंदर जो चीज लिखी हुई है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए. अदरवाइज स्क्वायर रूट कभी भी 0 नहीं हो सकता. ये उसकी डेफिनेशन से क्लियर है बात. तो अब ये
नॉन नेगेटिव टर्म्स का स्केयर है। इन जनरल मॉडुलस इज अ नॉन नेगेटिव टर्म, ठीक है, तो उनका स्केयर भी नॉन नेगेटिव होगा। याद रखें कि नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम जीरो कब होता है, जब वो टर्म्स इटसेल्फ क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। यानी इनके स्केयर्स का सम जीरो कब है, सिर्फ और सिर्फ कब, जब ये टर्म्स इटसेल्फ क्या हो जाए, सब की सब जीरो के बराबर हो जाए। अब जब सबके सब मॉड जीरो के बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि सब के सब इंडिविजुअली जीरो है, बिकॉज मॉड भी सिर्फ कब जीरो होगा, जब वो टर्म खुद जीरो हो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि x1 is equals to x2 is equals to x3 up to is equals to xn is 0। और यहां से क्या मतलब निकलता है, if and only if x1 x2 x3 xn ये इस तरह लिखा जाएगा, बिकॉज सबके सब इंडिविजुअली क्या है, जीरो है। एंड ट्रिपल्स जीरो के बराबर कब आएगा, जब ईच एंड एवरी कंपोनेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक हो गया। अब ये क्या चीज थी, ये बेसिकली आपका x है, और ये क्या है, ये यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस का जीरो है, तो उसको आप ऐसे सिंगल नोटेशन में लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर स्पेस ये इसी के बराबर है। तो क्या पता चला कि वो फंक्शन जब जीरो के बराबर रखा जाएगा तो वो उस वेक्टर, वो जब फंक्शन किसी वेक्टर पे जीरो आंसर देगा तो वो वेक्टर इटसेल्फ भी क्या है, जीरो है। एंड कन्वर्सली आप इफ एंड ओनली देख सकते हैं, थ्रू आउट द स्टेटमेंट्स होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1 यहां से स्टूडेंट्स क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि C1 इज ट्रू। C1 क्या हो गई आपके पास, ट्रू हो गई। अब हम C2 को देखते हैं। अब आपको कोई फील्ड का एलिमेंट अल्फा लेना चाहिए, और फील्ड क्या है, यहां पर सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और आपको यहां कोई वेक्टर ले लेना चाहिए और वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा, तो वो Rn से लिया जाएगा। देन साबित क्या करेंगे, समहाउ कि उस फंक्शन को जब अल्फा एक्स पे अप्लाई करें तो अल्फा का मॉडुलस अलग आ जाए और वो फंक्शन अप्लाई हो जाए किस पे, वेक्टर के ऊपर। ये समहाउ हमने आंसर लेकर आना है, ठीक है। ओके, तो ये चीज क्या बताती है आपको, x क्या है, x1 x2 अप टू xn इज इक्वल्स टू, आप अच्छे से जानते हैं कि Rn पे जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है वो कंपोनेंट वाइज डिफाइन की जाती है, यानी ये हर कंपोनेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये x1 x2 ये क्या है, दीज आर ऑल द रियल नंबर्स। ओके, अब जब अल्फा x1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा पहले ही एक रियल नंबर था और x1 भी एक रियल नंबर था, क्योंकि Rn का हर कंपोनेंट रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो अल्फा x1 बीइंग द रियल नंबर, इसका मतलब ये उस Rn के अंदर ही एक एलिमेंट बन गया। अब Rn के एलिमेंट को जब ये फंक्शन अप्लाई होता है तो कैसे होता है, इट इज समथिंग व्हाट, ओके, इट इज समथिंग लाइक, वो फंक्शन आपने कैसे डिफाइन किया था, यहां मैं रख लिखता हूं। आपने कहा था कि ये बराबर है समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n xi mod स्क्वायर, और ये xi कंपोनेंट्स थे, तो बेसिकली ये क्या होगा, समेशन i की वेरिएशन 1 से m, ठीक है, साथ क्या आ जाएगा, अल्फा xi, ith कंपोनेंट यही बनेगा और इसका स्क्वायर। आई होप ये चीज इसको देख के आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। उसका ट्यूपल के अंदर से कोई आर्बिट्रेरी कंपोनेंट xi फॉर्म का है, तो यहां ट्यूपल के अंदर से आर्बिट्रेरी कंपोनेंट अल्फा xi फॉर्म का है और i के लिहाज से उस पर वेरिएशन लगा। ओके, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब हमने देखा कि ये फाइनाइट सीरीज बन रही है, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, दिस इज लाइक अल्फा x1 स्क्वायर अल्फा x2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस अल्फा xn का स्क्वायर। इन सब में अल्फा कॉमन आ रहा है, सॉरी नॉट ओनली, ये सब चीजें आपके पास मॉडुलस के साथ आ जाएंगी।
ये मॉडुलस के ऊपर स्क्वायर होगा, मेक इट क्लियर। तो आप देखें कि स्क्वायर मॉडुलस से बाहर है। अब इन सब में मॉड अल्फा स्क्वायर कॉमन प्रिवेल कर रहा है और अंदर क्या चीज रह जाएगी, x1 मॉड स्क्वायर, x2 मॉड स्क्वायर प्लस अप टू प्लस xn मॉड का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ओके, पावर्स जब होती हैं मॉड के ऊपर तो वो दोनों के ऊपर मॉड अलग अलग करके भी पावर लिखी जा सकती है। जैसे अगर आपके पास हो xy मॉड टू द पावर m कोई भी नेचुरल नंबर है, तो दिस इज लाइक दिस। आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 4 और 5 ले लें और ऊपर पावर 2 ले लें, तो आप देख सकते हैं कि वो अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं, सिंपल सी चीज है। अब यहां से एक बहुत जबरदस्त किस्म की चीज आपके पास निकल सकती है कि ये बेसिकली क्या है, इट इज एक्चुअली मॉड अल्फा स्क्वायर टू द स्क्वायर रूट, और साथ क्या लिखा जाएगा, क्योंकि दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो स्टूडेंट्स यू कैन इजीली सेपरेट द स्क्वायर रूट। अब यहां से ये क्या रह जाएगा, दिस इज मॉड अल्फा, ठीक है, क्योंकि मॉड अल्फा एक पॉजिटिव चीज थी, तो पॉजिटिव ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे लिखा हो 4 का स्क्वायर, तो आप यू नो ये पॉजिटिव नंबर के केस में ये कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ मॉड अल्फा रह जाएगा। और ये क्या है, दिस इज समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n xi, सॉरी मॉड साथ चलेंगे, एंड दिस विल बी लाइक दिस। अब फंक्शन की डेफिनेशन पे गौर करें तो ये बराबर है किसकी, उस फंक्शन की वैल्यू किसी भी वेक्टर x के ऊपर, ये आपने शुरू में डिफाइन किया था यहां पर, और ये x क्या होता था, x बेसिकली एक n ट्यूपल होता था। ओके, तो यहां से क्या आ गया, सो कंडीशन 2 इज ट्रू, कंडीशन 2 को हमने ट्रू साबित कर दिया। थोड़ी सी ट्रिकी थी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है नोटेशंस का। अब हम कंडीशन 3 की तरफ आते हैं। कंडीशन 3, लेट x y बिलोंग्स टू Rn, ये दो ट्यूपल्स ले लिए Rn से। अब हम साबित क्या करेंगे, टू प्रूव, हम ये प्रूव करेंगे कि वो फंक्शन अप्लाई हो x प्लस वाई पे, तो ये लेस और इक्वल रहेगा किससे, उन दोनों के ऊपर फंक्शन अप्लाई करके जो सम आएगा उससे। ये प्रूव करना है। कंसिडर, तो आप जब इसको कंसिडर करोगे ये क्या लिखा जाएगा, x प्लस वाई। अब स्टूडेंट्स आप अच्छे से जानते हैं x किसका एलिमेंट है, Rn का, तो दिस विल बी x1 x2 अप टू xn प्लस y1 y2 अप टू yn। Rn एक यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस है, तो उस पे एडिशन का रूल मौजूद है, और एडिशन कैसे की जाएगी, टर्म वाइज, x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 अप टू xn प्लस yn। अब ये फंक्शन की डेफिनेशन सिंपली, जब इस तरह के एलिमेंट्स थे तो ये इसके बराबर थी, तो यहां क्या आएगा, अंडर द रूट समेशन i फ्रॉम 1 to n, और यहां मॉडुलस किसका आएगा, क्योंकि इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट xi प्लस yi फॉर्म का है, और ऊपर क्या है, स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन ओवरऑल। ओके, ये आपके पास चीज बन गई। अब समहाउ यहां से क्या बताना है कि ये चीज लेस और इक्वल है इस किस्म की चीजों में, ठीक है। मैंने यहां पर शुरू में मिन्कोस्की इनइक्वालिटी लिखी हुई है, ठीक है। मिन्कोस्की इनइक्वालिटी क्या है कि अगर आपके पास दो n ट्यूपल्स हो तो पावर p के अगेंस्ट ऐसे एक्सप्रेशन का जो pth रूट बनेगा वो लेस और इक्वल होगा इन दोनों के सम से, यानी कि xk प्लस yk के ऊपर जो आपने सीरीज चलाई हुई है, सिर्फ xk और yk के मॉडुलस के अगेंस्ट ये सीरीज चलाओ
और p और 1/p को उसी पोजीशन पे रखो तो ये क्या है, इसके लेस और इक्वल है, ये इक्वालिटी है तो ये लेस और इक्वल है। अगर आप p को यहां पर 2 रख दें, p को 2 रख दें तो इंटायरली ये यहां पर लेफ्ट साइड बन जाएगी, और क्योंकि हम मिन्कोस्की इनइक्वालिटी हर p के लिए होल्ड कर रही है तो इसको लेस और इक्वल होना चाहिए किससे, i हो या k हो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों पे समेशन ही होगी। i वेरीज फ्रॉम 1 to m x i mod स्क्वायर, और क्योंकि 2 है तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट है, और इसी तरह यहां पर y i1 from n y I modulus to the square, ओके। इट इज इक्वल्स टू व्हाट, अब डेफिनेशन देखें तो ये चीज किसके बराबर है, ये तो नॉर्म उस फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट पर, और इसी तरह से यहां पर ये चीज आ गई। तो स्टार्ट कहां से लिया, x प्लस वाई पे जब वो फंक्शन अप्लाई किया तो लेस और इक्वल है उन दोनों वेक्टर्स की वैल्यूज और दैट फंक्शन के सम से, तो ये लेस और इक्वल आ गया इससे, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू Rn। तो मिन्कोस्की इनइक्वालिटी यूज करके आपने क्या बता दिया कि ये जो फंक्शन है ये नॉर्म देता है किसपे, Rn पे, क्योंकि ये नॉर्म है, कंडीशन 3 क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है, तो इसका मतलब Rn जो है अंडर दिस नॉर्म, जब Rn के एलिमेंट्स की नॉर्म ऐसे ली जाएगी तो वो नॉर्म स्पेस होगा, यानी इस फंक्शन के तहत उस पे नॉर्म का स्ट्रक्चर आ जाता है, और जब उस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए तो वो क्या बन जाती है, नॉर्म स्पेस बन जाती है, ओके। तो ये Rn की एग्जांपल थी। अब मैं एक होमवर्क दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल सिमिलर रूल्स के ऊपर होगा, आप लोगों ने चेक करना है एग्जांपल 4, शो दैट C की कंप्लेक्स नंबर्स की आपस में n टाइम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, और फील्ड कौन सी है, कंप्लेक्स नंबर, इज अ नॉर्म, ये क्या है, इज अ नॉर्म स्पेस अंडर द फंक्शन डिफाइंड बाय ऑब्वियसली इसका कोई भी एलिमेंट जो है वो एक वेक्टर है, और वो n ट्यूपल है, ट्यूपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नॉट द ट्यूपल ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, z, और यहां पर z से मुराद कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर की n ट्यूपल्स का कोई के अंदर से कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, और ये भी किस तरह डिफाइन करना है, समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n mod zi का स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसे ही लेनी है, कंपोनेंट वाइज हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगी, और एडिशन कैसे करनी है, कोई से दो n ट्यूपल्स की यहां पर टर्म बाय टर्म। होपफुली यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। इस एग्जांपल के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या बेहतर किया जा सकता है इस चैनल को मजीद बेहतर करने के लिए। थैंक यू।